नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम रेगुलरली आपके लिए हिंदी में अनुवाद और निबंध के ऊपर वीडियोस लेकर आते जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि इससे आपको बहुत लाभ भी मिल रहा है, आपका बहुत प्यार भी मिल रहा है। तो चलिए, इसी सीरीज में अभी इस हफ्ते दो हमने आपके लिए हिंदी के अनुवाद के जो सेशंस हैं वो रखे थे। बाकी आज जो है हम आपके लिए एक और निबंध लेकर आ रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि निबंध में हम वही विषय चूज करें जो कि आजकल करंट टॉपिक्स हैं, जिन पर काफ़ी न्यूज़ वगैरह आती रहती है। तो याद रखिए, वैसे भी अगले वर्ष तो चुनाव है भाई, तो उसमें ऐसे ऐसे विषय आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा विषय लेकर आए हैं हम आपके लिए। देखिए, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। और आप जानते हैं ये कितनी महत्वपूर्ण समस्या है भारत में, जिसके ऊपर तो कितने चुनावी मुद्दे वगैरह भी बनते हैं। तो इसके ऊपर डेफिनेटली आपके पास, अब जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, ये भी कहीं ना कहीं कि वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो चलिए, आज हम शिक्षित बेरोजगारी की समस्या पर ही निबंध लिखेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हर जो निबंध होता है, ठीक है ना, उसमें कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो आपको क्या देखना होता है कि जो वो विषय है वो किसी वर्ग विशेष से ज़्यादा संबंधित है या नहीं है, ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर आयु से, जैसे एक आयु वर्ग से, कि ये केवल बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या वृद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, फिर सरकार की दृष्टि से या राष्ट्र की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मुद्दा कितना संवेदनशील है। क्योंकि ऐसा अगर कोई संवेदनशील मुद्दा होता है, वहाँ पे आपको अपने शब्दों का जो चयन है वो बहुत ज़्यादा 10 बार सोच के करना पड़ता है। तो ये जो 2-3 चीज़ें होती है ना, इन पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ये देखना होता है कि जब, अब जैसे ये वाला टॉपिक है शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है ना, इसमें तो आपको जो है ना कि इमोशनली एग्जामिनर को कैप्चर कर लेना है। आपको जो निबंध है उसका प्रारंभ ही ऐसा करना है, इतना इमोशनल करना है कि सामने वाले की उत्सुकता बिल्कुल बढ़ जाए, सामने वाला बिल्कुल कि रुक जाए आपके निबंध पे कि अब तो इसको पढ़ के ही रहना है अच्छे से। वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आपने वैसी कर दी, उसके बाद फिर उसका इतना ध्यान नहीं जाएगा। आप जो लिखेंगे वो कहते हैं ना कि एक्सेप्टेबल होती रहेगी, उसको एक्सेप्टेंस मिलती रहेगी एग्जामिनर की, और उससे आपको बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं। चलिए फिर तो प्रारंभ करते हैं। अब निबंध के चरणों में हमेशा मैं कहती हूँ सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है विचारों और जानकारी को इकट्ठा करना, पेपर पर नहीं, अपने मस्तिष्क में, कि ये वाला जो विषय है ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अब जैसे आज हमारा जो विषय है वो है शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या है आपका कि जैसे इस विषय की गहराई, आप सभी जानते हैं कि ये भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट वो है, कि इतने सारे कि इंडिया में तो इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं इंडिया में, लेकिन वो बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, क्योंकि भारत में रोजगार नहीं मिलता उन्हें। तो इसलिए ये जो विषय कितना गहरा है, इसकी गहराई कितनी है, और इसको आप गहराई को आप गहनता भी लिख सकते हैं। गहनता, गहन होता है गहरा। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको ना यहाँ पे हम आपके लिए पूरा पूरा निबंध क्यों लेकर आते हैं, जिससे कि आपको कि कौन सी चीज़ें पहले लिखनी है, कौन सी चीज़ें बाद में लिखनी है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, वो आपको पता चलता रहे, आपका शब्द भंडार जो है वो बढ़े हिंदी का। फिर युवा वर्ग पर इसके दुष्प्रभाव। अब क्या होता है, जैसे जॉब लेने के लिए कोई बच्चा तो जाएगा नहीं ऐसा, या कोई बूढ़ा तो इस तरह जाएगा नहीं, तो इसमें, और नो डाउट वो जाए भी, तब भी जो सबसे मुख्य वर्ग है वो आपका युवा वर्ग होता है रोजगार में। तो युवा वर्ग पर इसके दुष्प्रभाव। फिर समाज पर इसका प्रभाव। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप निबंध लिखते हैं उसे आपको ना संकुचित मानसिकता के साथ नहीं लिखना है, लिमिटेड थिंकिंग के साथ नहीं लिखना है। आपको दिखाना है कि कोई भी जो विषय है वो केवल और केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, उसका जो प्रभाव है वो समाज पे पड़ता है, फिर राष्ट्र पे पड़ता है, फिर किस प्रकार पूरे विश्व पर पड़ता है। तो आपकी जो कि वाइड थिंकिंग है वो एग्जामिनर को पता चलनी चाहिए। तो समाज पर इसका प्रभाव, राष्ट्र पर इसका प्रभाव, और इसके प्रमुख कारण। अब ये जो शिक्षित बेरोजगारी है ये क्यों है, तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में सोचने हैं कि हमें कैसे स्टेप वाइज चलना है। फिर इसमें मुख्य बातें क्या है कि उन समस्याओं का सकारात्मक रूप से समाधान। आपको ये नहीं करना है कि हाँ हम ये चीज़ें बिल्कुल ही बदल देंगे, ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे कर देंगे। वो ऐसा होता है कि आप अगर वैसे आप जो वर्डिंग है वो लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप बहुत ही एक्सट्रीम सोचते हैं, एक्सट्रीम थिंकिंग, या फिर आपकी एग्रेसिव थिंकिंग लगेगी। एक्सट्रीम या एग्रेसिव जो थिंकिंग है उससे आपको बचना है, क्योंकि क्या है कि जो निबंध है वो क्या मानसिकता दर्शाता है आपकी, आपका एटीट्यूड दर्शाता है। और इसमें यह देखा जाता है कि जैसे बाई चांस इंटरव्यू में जाए और आपके सामने आपका वो निबंध पड़ा हो,
तो एग्जामिनर मतलब इंटरव्यूअर जो है वो आपसे पूछेगा डेफिनेटली कि, और वो आपको उस बेस पे जज करेगा कि आपका जो एटीट्यूड है। और गवर्नमेंट एग्जाम्स में बेसिकली उन लोगों की सिलेक्शन ज़्यादा होती है जो मतलब कि कहते हैं ना कि बहुत ही नाप तोल के बोलते हैं, उन्हें पता है कि मतलब सेफ पैसेज क्या है, किस बीच रास्ते से कैसे निकलना है, पतली गली से कैसे निकलना है। तो ये सब चीज़ें आपकी निबंध में चेक की जाती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर जब आप निबंध लिखेंगे इसमें कुछ कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं कि अब जैसे शिक्षित बेरोजगारी है, अब यहाँ पर जैसी बेरोजगारी सुनते हैं भाई, अब जीके तो आप पढ़ते ही रहते हैं, इतनी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख देते हैं आप, इसमें इतना परसेंट हो रहा है, इसमें इतना परसेंट हो रहा है, इसमें इतना परसेंट हो रहा है, और वो परसेंट करते 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 बोरिंग हो जाता है। हाँ, अगर आपको कुछ तथ्य पता है तो अवश्य लिखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ घटनाएं या उदाहरण भी आप दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर निबंध का प्रारंभ जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही भावनात्मक हो, कि बहुत जैसे कहते हैं ना इमोशनल, कि जो एग्जामिनर को अपने पास पकड़ के बिठा ले कि हाँ एग्जामिनर पूरा मन के साथ उसे पढ़ रहा है। और आप चिंता मत कीजिए, मन के साथ वो इतना भी डीपली नहीं पढ़ेगा, स्टार्टिंग के पैराग्राफ को बहुत मन से पढ़ेगा, बाकी को अगर पहले पैराग्राफ ने उसका ध्यान खींच लिया तो बाकी को तो वो बस जल्दी जल्दी पढ़ के करता रहेगा। आप खुद सोचिए ना, आपके सामने क्या कहते हैं कि ये 400 कॉपीज हैं, ठीक है ना, तो आप उन्हें जल्दी जल्दी करना चाहेंगे सॉल्व या फिर धीरे धीरे करेंगे, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। तो स्टार्टिंग आपको बहुत इमोशनल करनी है ऐसे टॉपिक्स में। फिर देखिए, देश का युवा, देश की रीढ़ की हड्डी, देश का भविष्य खतरे में, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं उसे इमोशनल बनाने में, कि जो युवा होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर रीढ़ की हड्डी को जरा सी भी हानि पहुंचे, क्षति पहुंचे, ठीक है ना, तो उससे पूरे देश को, उससे पूरे राष्ट्र का जो है मतलब कि राष्ट्र की हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से मतलब आप इमोशनल इस प्रकार से खेल सकते हैं, इमोशनल कार्ड। फिर क्या है, इस विषय की जड़ें कहाँ पर हैं, क्यों है शिक्षित बेरोजगारी, क्या इसके मतलब प्रमुख कारण हैं, वो आपको बताने। और फिर वही चीज़ बार बार मैं कहूँगी, जिस लेवल पर आप हैं सब हेडिंग्स नहीं लिखनी है, क्योंकि बार बार बच्चे गलती करते हैं, ये मैं बार बार कह रही हूँ, आपको सब हेडिंग नहीं लिखनी है, अंडरलाइनिंग नहीं करनी है। जो आप अंडरलाइन कर देते हैं ना, आपको लगता है कि भाई हमने तो बहुत ही तगड़ा लिख दिया है कुछ, हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं, नहीं करना है। ये फॉर्मल तरीके से आपको एक चीज़ लिखनी है। और बाकी नियंत्रित करने हेतु उचित कदम, वो तो हमें करना ही करना है। तो चलिए ज़रा अब निबंध लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, बेरोजगारी को एक अभिशाप कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, ये एक अलंकार का प्रकार होता है। अतिशयोक्ति मतलब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इसलिए बेरोजगारी को एक अभिशाप कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या विश्व के लिए इससे बड़ी समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकतर इसी को बहुत सी दूसरी समस्याओं का मूल माना जाता है। कि अगर बेरोजगारी नहीं होगी, लोग गलत रास्ते पर जाएंगे, लोग गलत रास्ते पे जाएंगे तो मतलब कि जैसे कहते हैं ना, असंतोष की भावना फैलेगी, तो गुंडागर्दी फैल सकती है, आतंकवाद बढ़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, गलत काम हो सकता है, लोग चोरी वगैरह कर सकते हैं, या लोगों में असंतोष फैल जाए तो और बहुत प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो ये देखिए, आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप केवल व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए भी सोच रहे हैं, राष्ट्र के लिए भी, विश्व के लिए भी। फिर बेरोजगार व्यक्ति को कष्ट तो पहुंचता ही है, साथ ही उसका नैतिक पतन भी होता है। नैतिक पतन, मोरल डाउन हो जाता है उसका, जो साधारण रूप से समाज को ग्रस्त कर लेता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार के असंतुष्ट नवयुवकों का अधिक संख्या में बेकार होना देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी हानिकारक और भयंकर है। तो देखिए, एक तरह से ये ऐसा है कि पूरे पैराग्राफ का जिस्ट आपने पहले पैराग्राफ में ही दे दिया, मतलब पूरे निबंध का जिस्ट। तो जो स्टार्टिंग है वो आपको इस प्रकार से करनी है कि आपने मतलब बता दिया स्टार्टिंग में ही कि हम एक इंडिविजुअल लेवल पर नहीं सोच रहे हैं, हम केवल नेशनल लेवल पर नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पर सोच रहे हैं। वाइड थिंकिंग को आपने दर्शाया। तो आपके निबंध में हमेशा दो चीज़ें दिखनी चाहिए, एक तो पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए और एक आपका वाइड थिंकिंग, कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं, ठीक है ना, आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखनी चाहिए। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, बेरोजगारी का अभिप्राय, अब बेरोजगारी कहते किसे हैं, और वो भी शिक्षित बेरोजगारी। उसका अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिलता हो, कि वो मतलब तैयार है कि हाँ चलो जितनी भी सैलरी है मैं काम कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन उसे काम ना मिल रहा हो, उसे कहते हैं बेरोजगारी। बालक,
वृद्ध, रोगी, असक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं है और परजीवी हैं, वे भी बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते। अब ये चीज आपको डिफाइन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हमें बेरोजगारी का मतलब अच्छे से पता है कि वो व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा, उसे बेरोजगारी कहते हैं। अब कुछ लोग तो भाई उन्हें पता है कि हाँ भाई हमारे क्या कहते हैं कि बड़ों का बहुत तगड़ा वाला बिजनेस है, हम काम नहीं करेंगे, हम बैठे हैं। लेकिन अगर आप बेरोजगारी में उन लोगों को भी गिन लेंगे तब तो भाई बेरोजगारी कितनी बढ़ जाएगी। तो इसलिए सही आंकड़े आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं कि वास्तव में बेरोजगार कौन है। ठीक है, तो उसके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप होती है। इससे एक और निर्धनता, भुखमरी और मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। वर्ड देखिए आप, चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध वृत्ति एवं आत्महत्या आदि समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही विद्यमान है। कहा जा सकता है कि भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। वस्तुतः यह एक ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल उत्पादक मानव शक्ति ही नष्ट नहीं होती। उत्पादक मानव शक्ति मतलब क्या है? इसका मतलब कि जैसे जो मतलब कि आपकी जो लेबर पावर की जो जैसे जो इंडियन जो वर्क फोर्स है, ठीक है ना, वो क्रिएटिव है लेकिन वो चीज़ समाप्त हो जाती है, उससे खत्म होती जाती है, ग्रस्त होती जाती है। वरन देश का भावी आर्थिक विकास भी अवरुद्ध होता है। जो श्रमिक अपने कार्य द्वारा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग दे सकते हैं, वे कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं। यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। ठीक है, आगे देखिए, बेरोजगारी एक ऐसा भयंकर विष है जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को दूषित कर देता है। अब पहले तो आपने आर्थिक समस्या कहा, लेकिन अब आपने कहा केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक भी, राजनीतिक भी। तो देश की कोई भी समस्या हो, आप इन 3 वर्ड्स को काफी हद तक यूज कर सकते हैं कि कैसे ये इन तीनों चीजों से संबंधित है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। अतः उसके कारणों को खोजकर उसका निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है जनसंख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि। अब आपने बता दिया यहाँ पर। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये लिख देते हैं हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, और वो थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है। गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है। और आपको अपना जो निबंध है वो थोड़ा फॉर्मल वे में लिखना है, औपचारिक रूप से लिखना है। तो जरा देखिए कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या वो क्या है? जनसंख्या की। अब मतलब इंडिया में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, कैपेबल लोगों की कोई कमी नहीं है। पूरे विश्व में भारत का डंका बजता है कि कितने मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो हैं मालिक जो हैं वो भारत के हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जनसंख्या वृद्धि। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। पिछले कुछ जनगणनाओं के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, ठीक है ना, 1.63% से 2% तक की वृद्धि हो जाती है। और ये देखने में कम लग रही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा होती है। जबकि इस दर से बेकार हो रहे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। अब ये देखिए, और ये मत आप सोचिए कि आपको बस लगातार पढ़ना है। एक स्लाइड आपको लगती है कि कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, पॉज कीजिए, उन्हें सेव कीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे मतलब और निबंधों में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी आपको यहाँ से पॉइंट अच्छा लगे नोट कर लीजिए। आगे देखिए, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी। अब देखिए दूसरा पॉइंट आ गया। आपने क्या किया? जनसंख्या वृद्धि को ना शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या में आप कितनी सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप एक और पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास केवल और केवल 2 या 3 पॉइंट है, तब तो आप हर पॉइंट को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए। डिपेंड ये करता है वर्ड लिमिट कितनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास तो बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, तब आप हर चीज को 2-2 3-3 लाइन में ही एक्सप्लेन कीजिए। दैट्स इट। फिर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी शिक्षित बेरोजगारी का एक मुख्य कारण बनती जा रही है। भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। वो कहते हैं ना कि इंडिया में थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल कम पढ़ाया जाता है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः यहाँ के स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले छात्र दफ्तर के लिपिक ही बन पाते हैं, कि वो केवल मतलब ऑफिस में ही काम कर पाते हैं, वो अपना कुछ क्रिएटिव वैसा नहीं कर पाते।
वे निजी उद्योग धंधे स्थापित करने योग्य नहीं बन पाते हैं। भारत में कुटीर उद्योगों की उपेक्षा भी होती रही है। ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोध नीति के कारण देश में कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो गया। फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गए। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? जैसे कि नक्काशी का होता है, कढ़ाई का होता है, मतलब घड़े बनाने का, मतलब ये सब जो काम होते हैं आपके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कुटीर उद्योगों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। ये तीसरा कारण बताया जा रहा है। अतः बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि होती गई। विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए गए हैं। अब देखिए, यहां पर आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दर्शाई जाती है कि आपने लिख दिया कि हाँ, कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो कम पड़ जाते हैं। तो देखिए, विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए गए हैं, किंतु समुचित रूप से देश का औद्योगिकरण नहीं किया जा सका है। अतः बेकार व्यक्तियों के लिए रोजगार नहीं जुटाए जा सके हैं। तो लिख दिया आपने। तो 4 कारण बता चुके हैं आप अभी तक। अगला देखिए, कृषि का पिछड़ापन बेरोजगारी का एक कारण है। बिल्कुल है। भारत की लगभग 72% जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि के अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में होने के कारण कृषि बेरोजगारी की समस्या व्यापक हो गई है। उसी प्रकार अनुचित शिक्षा प्रणाली के कारण हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। अतः उद्योगों के सफल संचालन के लिए विदेशों से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। ये भी होता है कि मतलब एक तो आपकी शिक्षा प्रणाली जो है वो बहुत बुरी है, कृषि में भी मतलब कि पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें आधुनिक जानकारी दी भी जाए तब भी मतलब कि जो बीच के जो बिचौली होते हैं, वो जो कृषक हैं, उन्हें मतलब कि अज्ञानी ही रखना चाहते हैं कि वो बीच में फायदा उठाते रहें। इस कारण से देश के कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के बेकार हो जाने की भी समस्या हो जाती है। इनके अतिरिक्त मानसून की अनियमितता, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मशीनीकरण के फलस्वरूप होने वाली श्रमिकों की छटनी, श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन और आर्थिक साधनों की कमी आदि से भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। तो देखिए, कुछ कुछ कारणों को तो आपने 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपको लगा भाई निबंध बहुत ही ज्यादा बड़ा ना हो जाए, तो आपने ये जो सारे कारण हैं इनको पॉइंट्स में लिख दिया बस। तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि सामने वाले को आपकी नॉलेज का पता चल जाए कि भाई इस इंसान को नॉलेज तो बहुत है। देश को बेरोजगारी से उबारने के लिए इनका समुचित समाधान नितांत आवश्यक है। अब देखिए, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि बेरोजगारी का मूल कारण है, अतः इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जनता को परिवार नियोजन का महत्व समझाते हुए उसमें छोटे परिवार के प्रति चेतना जागृत करनी चाहिए। और आई गेस आप जानते भी हैं, अगर आपने आज की न्यूज़ वगैरह सुनी हो, इसके बारे में कदम उठाया गया है। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाकर शारीरिक श्रम को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योगों के विकास के लिए और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि निम्न स्तर तक के लोगों को भी रोजगार के अवसर मिल सकें। देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु स्तरीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो देखिए, एक छोटे से पैराग्राफ में ही आपने कितने सारे पॉइंट्स उन्हें बता दिए। फिर कृषि के क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सहकारी खेती क्या होती है कि उसके साथ मतलब खेती के साथ साथ और भी सारे काम, जैसे कि मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए, जैसे कृषि के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन आदि। सहायक उद्योगों का विकास करके ग्रामीण जनों को बेरोजगारी से मुक्त किया जा सकता है। देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए, जैसे कि सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, बांध निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि, जिससे कि उन्हें काम मिलेगा। देश से बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजनाएं आरंभ की गई हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अगर कोई रिसेंट योजना आपको याद आती है, लिखिए उसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन योजनाओं के अंतर्गत देश में उद्योग धंधों की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष विदेश निवेश हेतु देश के द्वार खोल दिए गए हैं। ठीक है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज किया गया है। अनेक विदेशी कंपनियां इस योजना का लाभ उठाकर यहाँ नए उद्योग स्थापित कर रही हैं। आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट वगैरह चलती रहती है, जिससे बड़ी मात्रा में देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने
मुद्रा लोन की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत देश के बेरोजगार युवा 50,000 से 50 लाख तक का ऋण उद्योग धंधों की स्थापना के लिए बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग आपने इमोशनल की थी और एंडिंग में आपने करेक्ट फैक्ट्स दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, करंट की जो न्यूज़ है कि कौन कौन से मतलब की योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, तो एंडिंग आपने वैसी की है। तो एग्जामिनर अगर स्टार्टिंग और एंडिंग भी पढ़ेगा तो 10 में से तो मुझे लगता है 10 या 15 मार्क्स जितने का भी है, अरे यहाँ पे तो 25 मार्क्स का निबंध आता है, तो मुझे लगता है 25 में से 21-22 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को अनेक टैक्सों में छूट और दूसरी रियायतें प्रदान की गई हैं। इससे निश्चय ही देश में बेरोजगारी कम होगी। और लास्ट में एंडिंग कैसे करनी है कि स्पष्ट है कि हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के प्रति जागरूक है। अब देखिए, आपने एंडिंग भी ना कितनी सकारात्मक की है। आपको हमेशा अपनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखानी है कि हाँ, बेरोजगारी उन्मूलन का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को जड़ से उखाड़ देना। तो इसलिए उन्मूलन के प्रति जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हदबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस प्रशिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेकानेक कार्य ऐसे हैं जो बेरोजगारी को दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। इनको और अधिक विस्तृत एवं प्रभावी बनाने की दिशा में भारत सरकार कटिबद्ध है। तो इस प्रकार से आपने एंडिंग की है और बीच में बाई चांस आपको कोई अच्छा कथन याद आ जाए तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये था शिक्षित बेरोजगारी पर निबंध, उसकी समस्या पर निबंध। और आपने देखा होगा कि आपको पढ़ते वक्त ना, जब आप ये निबंध को दोबारा एक बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़िएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये आप बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। बहुत सारे मतलब कि ऐसे निबंध होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपने मतलब पूरा पैसेज जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कहीं भी ना आपकी नेगेटिव थिंकिंग नहीं दिखी। हर जगह ऐसा लगा कि हाँ, आपको समस्याएं पता हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि इन समस्याओं का समाधान है और समाधान के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं, बस उन्हें और अच्छे से करने की देरी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको अपने निबंध में शामिल करनी होती हैं, जिससे कि पता चले कि आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि संवेदनशील नहीं है। स्टार्टिंग आपने इमोशनल की थोड़ा रोचक बनाने के लिए, लेकिन आपको पता है कि आप उस विषय की गहराई को समझते हैं। इमोशनल होने का मतलब हमेशा कमज़ोर होना नहीं होता, उसका मतलब ये भी होता है कि आप उस चीज़ की गहराई को जानते हैं कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप अपने निबंध में शामिल करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए जी, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगले हफ्ते अगले वीडियो में डेफिनेटली फिर हम आपके लिए हिंदी अनुवाद लेकर आएंगे और फिर एक बहुत अच्छा निबंध जो है बहुत अच्छे विषय पर लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आपके कोई भी सजेशंस हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको सारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी। चलिए, तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए। आपके पेपर की तैयारी के लिए आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।